आप सभी दोस्तों का आज के इस सेशन में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम करेंगे सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। अब तक दोस्तों आप ये जान चुके हैं कि सिविल केस क्या है, सिविल केस क्या होता है। सिविल केस में एक पार्टी दूसरी पार्टी पर क्लेम करती है। अगर आप पर कोई सिविल केस फाइल कर दे तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, राइट। प्लेंटिफ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम फाइल करता है कोर्ट में और डिफेंडेंट स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस फाइल करता है। प्लेंटिफ, ये प्लेंटिफ है, ए प्लेंटिफ है, तो ए कोर्ट में क्या फाइल करेगा? स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। बी कोर्ट में क्या फाइल करेगा? स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस। अब बी को अपने को डिफेंड करेगा तो बी की क्या स्ट्रेटजी रहेगी? हम बी की स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे, यानी बी किस तरह से केस को डिफेंड करेगा। तो बी की यहाँ दो तरह की स्ट्रेटजी होगी। आइए आप ध्यान से इस चीज़ को समझिए। बी की स्ट्रेटजी को हम यहाँ दो पार्ट पे क्लासिफाई कर सकते हैं। या तो बी डिफेंसिव हो जाएगा या बी ऑफेंसिव हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको कि सेट ऑफ और काउंटर क्लेम क्या है। डिफेंसिव में उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। डिफेंसिव भी में उसके पास दो क्लेम होते हैं। वो एडमिट कर लेता है, हाँ भाई मैंने आपके इतने रुपए देने हैं। प्लेंटिफ की बात वो एडमिट कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, प्लेंटिफ के क्लेम को मान लेता है। ठीक है, शाबाश। और डिफेंसिव की दूसरी स्ट्रेटजी है एडमिट द क्लेम ऑफ एडमिट द क्लेम ऑफ प्लेंटिफ admit the claim of plaintiff with a condition, with the condition of with the condition of his claim on the other party, on the other party। यानी कैसे? आप बात को समझिए, आप बात को समझिए। ए ने बी के ऊपर क्लेम किया। मान लीजिए ए कहता है बी को, बी के ऊपर क्लेम करता है कि मुझे बी से 100 रुपये दिला दीजिए, कोर्ट को कहता है। बी कहता है हाँ भाई मैंने आपके 100 रुपये देने हैं, मैंने आपके 100 रुपये देने हैं। बी ने एडमिट कर लिया, बी ने एडमिट कर लिया। तो ये फर्स्ट वाली स्ट्रेटजी है, दिस इज फर्स्ट स्ट्रेटजी, एडमिट द क्लेम ऑफ प्लेंटिफ। दूसरी स्ट्रेटजी क्या है? बी कहता है यस मैंने आपके 100 रुपये देने हैं, बट आपने भी मेरे 20 रुपये देने हैं, तो मैं 80 रुपये देने के लिए रेडी हूं। ठीक है, तो दूसरी स्ट्रेटजी एडमिट द क्लेम ऑफ, एडमिट द क्लेम विद अ कंडीशन। वो क्लेम एडमिट तो कर लेता है लेकिन एक शर्त लगाता है, ऑफ हिज क्लेम ऑन द अदर पार्टी। वो दूसरी पार्टी को कहता है कि भाई मेरा भी आपके ऊपर एक क्लेम है, मेरा भी आपके ऊपर एक क्लेम है। ठीक है, आपने मुझसे 100 रुपये लेने हैं, 20 रुपये मैंने भी तो लेने हैं, तो 80 रुपये देने के लिए मैं रेडी हूँ। 80 रुपये लेने के लिए मैं 80 रुपये देने के लिए मैं रेडी हूँ। और दूसरे कैटेगरी में स्ट्रेटजी है वो ऑफेंसिव, ऑफेंसिव हो जाएगा। दूसरी स्ट्रेटजी क्या है? ऑफेंसिव हो जाएगा, वो सिरे से नकार देगा। ठीक है, ऑफेंसिव हो जाएगा। यानी इसमें क्या होगा बेटा? बी रिफ्यूज्ड टू एडमिट एडमिट द क्लेम, एडमिट द क्लेम।
यहाँ भी हम चाहे तो उसकी ऑफेंसिव स्ट्रेटजी दो तरीके से हो सकती है। यहाँ भी उसकी स्ट्रेटजी, ऑफेंसिव स्ट्रेटजी दो तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है बेटा, he can refuse to accept the claim, refuse to accept the claim। प्लेंटिफ डिफेंडेंट प्लेंटिफ का क्लेम एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है। और दूसरा उसके पास ये ऑप्शन होता है कि not only he refused, not only he refuses, not only he refuses, but claim a new sum या amount on the other party, on the other party। कैसे, देखिए मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ। ए ने बी को कहा, ए ने बी के ऊपर एक केस फाइल किया। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में ए ने बी को कहा कि मुझे 100 रुपये दिला दीजिए। ए ने बी के अगेंस्ट एक क्लेम फाइल किया जिसमें ए ने 100 रुपये की मांग करी। बी कहता है सिंपली ए गलत है, ए का कोई क्लेम मेरे पे नहीं है, ए झूठ बोलता है। बी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द क्लेम। ठीक है, बी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द क्लेम। अब दूसरे पास ऑप्शन ये है, नॉट ओनली ही रिफ्यूज्ड, ना केवल वो मना किया उसने, बट क्लेम अ न्यू सम। ठीक है, ए ने जब 100 रुपये क्लेम किए बी से, बी ने कहा 100 रुपये नहीं भाई, उल्टा तुमने मुझे 200 रुपये देने हैं। कहाँ तो वो 100 रुपये मांग रहा था, कहाँ वापस बी ए से 200 रुपये मांग रहा है। ठीक है, तो ये 4 तरह की जो स्ट्रेटजी है, ये तो फैसला कोर्ट करेगा कि कौन ठीक बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। लेकिन इसमें ये जो सेकंड वाला है, इसे हम कहेंगे सेट ऑफ। इसे हम क्या कहेंगे, सेट ऑफ। और इसे हम कहेंगे काउंटर क्लेम। तो ध्यान से आपने मेरी बात सुननी है। इसे हम कहेंगे सेट ऑफ और इसे हम कहेंगे काउंटर क्लेम। शाबाश। आइए मैं आपको लैंग्वेज को प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि आपने कैसे। शाबाश। आइए हम अब सीखेंगे। हाँ, आइए सेट ऑफ की लैंग्वेज देखते हैं। रूल 8 ऑर्डर 8 रूल 6 ऑर्डर 8 रूल 6 डील विद द सेट ऑफ which is a reciprocal acquittal. Order 8 rule 6 deal with a reciprocal acquittal of debts between the plaintiff and the defendant. It has the effect of extinguishing the plaintiff's claim to the extent of the amount claimed by defendant as counterclaim। बोलो बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, रेसिप्रोकल एक्विटल ऑफ डेब्ट है। रेसिप्रोकल इक्विटल ऑफ डेब्ट यानी दोनों पार्टी का एक दूसरे पे डेब्ट है और हम दोनों डेब्ट को डिस्चार्ज कर देंगे रेसिप्रोकल। एक पार्टी कहती है कि मुझे 100 रुपये लेने हैं, दूसरी पार्टी कहती है मुझे 20 रुपये लेने हैं। तो जो रिमेनिंग सम है, जिस भी पार्टी का जो रिमेनिंग क्लेम है, वो आपको हम दिला देंगे। तो सेट ऑफ इज रेसिप्रोकल इक्विटल ऑफ डेब्ट। इक्विटल का मतलब समझते हैं ना बेटा? इक्विटल यानी मुक्त कर देना। इक्विटल हेयर मीन्स फ्री कर देना। Order 8 Rule 6 deals with a set off which is a reciprocal acquittal of debt between the plaintiff and the defendant. It has the effect of extinguishing। extinguishing मतलब खत्म कर देना, minimize कर देना, minimum कर देना। extinguishing the plaintiff's claim to the extent of the amount claimed by the defendant। यानी plaintiff ने 100 रुपये मांगे तो plaintiff के क्लेम को जितना डिफेंडेंट का क्लेम है उससे कम कर देंगे। प्लेंटिफ के क्लेम को डिफेंडेंट के क्लेम के बराबर कम कर देंगे। प्लेंटिफ का क्लेम 100 रुपये है, डिफेंडेंट का क्लेम 20 रुपये है,
तो प्लेंटिफ के क्लेम को 20 रुपए से कम कर देंगे। आप देखिए तो क्या कहता है सेट ऑफ ऑर्डर 8 रूल 6 क्या कहता है, इट एक्सटिंग्विशेस प्लेंटिफ्स क्लेम टू द एक्सटेंट ऑफ डिफेंडेंट्स क्लेम। इट extinguishes plaintiff's claim to the extent of defendant's claim। रेसिप्रोकल इक्वेटल ऑफ डेब्ट्स है, रेसिप्रोकल इक्वेटल ऑफ डेब्ट है। इट राइट, आप ध्यान से मेरी बात को समझिए, क्या कहता है बेटा, इट हैज द इफेक्ट ऑफ एक्सटिंग्विशिंग द प्लेंटिफ्स क्लेम टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट क्लेम्ड बाय द डिफेंडेंट एज अ काउंटर क्लेम। अंडर ऑर्डर 8, आप ध्यान से नोट करेंगे, अंडर ऑर्डर 8 रूल 6 where in a suit of the recovery of money the defendant claim to set off against the plaintiffs demand any ascertained sum of money। इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिए, शाबाश, आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए। ascertained sum of money legally recoverable by him from the plaintiff। ascertained sum of money का मतलब ये है कि जब डिफेंडेंट क्लेम करेगा, जो डिफेंडेंट का क्लेम है वो असरटेन्ड है, यानी वो निश्चित है, वो कंफर्म है। जब ए ने बी को बोला कि मैंने आपसे 100 रुपए लेने हैं, तो बी ने कहा मुझे भी कुछ आपसे लेना है, ठीक है। यहां 2 केस बन सकते हैं बेटा, यहां 2 केस बन सकते हैं, आप ध्यान से नोट करेंगे बात को। क्लेम ऑफ डिफेंडेंट, अब जो डिफेंडेंट क्लेम करेगा, यहां 2 केस बन जाएंगे। क्लेम ऑफ डिफेंडेंट या तो असरटेन्ड है, या अनअसरटेन्ड है, या क्या है, अनअसरटेन्ड। अगर ये असरटेन्ड है तो ये है सेट ऑफ, ये क्या है, सेट ऑफ। अगर ये अनअसरटेन्ड है तो इसे बोलेंगे इक्विटेबल सेट ऑफ, इक्विटेबल सेट ऑफ। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अगर ये असरटेन्ड है तो असरटेन्ड मतलब निश्चित, अनअसरटेन्ड का मतलब अनिश्चित है, कंफर्म नहीं है। ए ने बी को कहा, ए ने बी के अगेंस्ट केस फाइल किया, ए ने कहा भाई मुझे बी से 100 रुपए लेने हैं, बी कहता है ठीक है, बी डिफेंसिव हो जाता है, बी कहता है कि ठीक है भाई आपने 100 रुपए मुझसे लेने हैं, लेकिन मेरा भी कुछ क्लेम है आपके ऊपर। कोर्ट पूछता है कितना क्लेम है तुम्हारा, बी कहता है उसकी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। अभी मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं बता पाऊं कि मैंने कितना लेना है, मुझे पहले उसकी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एक वैल्यूअर अपॉइंट करना पड़ेगा, प्रोसीजर अपॉइंट करना पड़ेगा। अभी कंफर्म नहीं है मैं कितना उसको मुझे करना है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा भी कोई क्लेम है, तो पहले मुझे आप टाइम दीजिए या किसी इंडिपेंडेंट वैल्यूअर को अपॉइंट कीजिए कि वो वैल्यूएशन करे बीच में, और फिर मैं रेडी हूँ, 100 रुपये देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरा जो क्लेम है उसको भी सेटिस्फाई किया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि अमाउंट अनअसरटेन्ड है। अमाउंट क्या है, अनअसरटेन्ड है। अगर अमाउंट अनअसरटेन्ड है तो इसे बोलेंगे इक्विटेबल सेट ऑफ। चलिए पहले हम सेट ऑफ को खत्म करेंगे। चलिए अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ। अंडर क्लोज 2 of the written statement shall have the same effect as a plaint in a cross suit। अब ये शेडेड को ध्यान से पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ, अंडर क्लोज 2 the written statement shall have the same effect as a plaint in a cross suit, so as to enable the court to pronounce a final judgment in respect of both the original claim and of the set off, but this shall no affect the lien upon the amount decreed of any pleader in respect of the cost payable to him under the decree। शाबाश, आप ध्यान से इस बात को नोट करेंगे, इफेक्ट को नोट करेंगे। Under clause 2
the written statement shall have the same effect as a plaint in cross suit, so as to enable the court to pronounce the final judgment in respect of both the original claim and the set off. But this shall no effect the lien upon the amount decreed of any pleader in respect of cost payable to him under the decree. प्लेडर का लियन होता है बेटा, डिक्रीड अमाउंट पर प्लेडर का लियन होता है। प्लेडर के लियन पर यानी प्लेडर काउंट ये सेट ऑफ करने से जो प्लेडर है उसके राइट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बात हमारी क्लियर है। अगर ये वाली बात प्लेडर वाली बात समझ में नहीं आई तो आप शाबाश मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। वैसे आपको ये बात इस लेवल पर समझ में आनी चाहिए थी। इक्विटेबल सेट ऑफ की बात करेंगे। Sometimes the defendant is permitted to claim set off in respect of unascertained sum। अब इसमें क्या है, अनअसर्टेन सम ऑफ मनी है, बाकी सब कुछ वही है। बाकी क्लेम क्या है, अनअसर्टेन सम ऑफ मनी है। Where the claim arises out of the same transaction or transactions which can be considered as one transaction, or where there is knowledge on both sides of an existing debt due to one party and a credit by the other party found on and trusting to such debt as a means of discharging it. Generally, suits emerge from cross demands in a same transaction, and this doctrine is intended to save defendant from having to take recourse to a separate cross suit। आप ध्यान से इक्विटेबल सेट ऑफ को पढ़ेंगे बेटा। इक्विटेबल सेट ऑफ कुछ नहीं है, सेट ऑफ ही है इसमें, लेकिन अमाउंट अनसर्टेन है। अमाउंट अनसर्टेन है, शाबाश। Sometimes the defendant is permitted to claim set off in respect of an uncertain sum of money where the claim arises out of the same transaction or transactions which can be considered as one transactions, or where there is knowledge on both sides of an existing debt due to one party and a credit by the other party found on and trusting to such debt as a means of discharging it. Generally, suits emerge from cross demands in the same transaction, and this doctrine is intended to save the defendant from having to take course of separate cross suit। तो डिफेंडेंट को सेपरेट क्रॉस सूट फाइल करने की जरूरत नहीं है, वो उसी सूट में अपना इक्विटेबल सेट ऑफ करवा सकता है, अपना अनसर्टेन डेब्ट क्लेम कर सकता है, प्रोवाइडेड द ट्रांजैक्शन शुड बी वन। सेम ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, या डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हैं लेकिन उन्हें कंसीडर किया जाना चाहिए सेम ट्रांजैक्शन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ए एक बिल्डर है, बी के लिए वो एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट हुआ जिसकी वजह से वो एक दूसरे के ऊपर क्लेम कर रहे हैं। तो सेम ट्रांजैक्शन से अगर दोनों क्लेम हैं तो उसे हम कहेंगे इक्विटेबल सेट ऑफ। आइए हम काउंटर क्लेम करेंगे। काउंटर क्लेम में क्या है, काउंटर क्लेम में भी लेकिन ये ऑफेंसिव स्ट्रेटजी है, जिसमें ए ने बी को 100 रुपये देने के लिए कहा, बी ने कहा कोई 100 रुपये नहीं देने, उल्टा 200 रुपये तो आपने मुझे देने हैं। तो दिस इज ऑफेंसिव स्ट्रेटजी। नॉट ओनली द रिफ्यूज्ड बट क्लेम अ न्यू सम ऑन द अदर पार्टी। ना केवल वो ओरिजिनल क्लेम को रिफ्यूज कर देता है बल्कि वापस अपना एक सम क्लेम करता है, तो उसे क्या कहते हैं, काउंटर क्लेम। आइए बेटा, आइए हम इसे समझेंगे। काउंटर क्लेम। अ डिफेंडेंट इन अ सूट में इन एडिशन टू हिज राइट ऑफ प्लेडिंग अ सेट ऑफ अंडर रूल 6 सेट अप बाय वे ऑफ काउंटर क्लेम अगेंस्ट द सेट ऑफ के अलावा एक और क्लेम भी है, ठीक है, अगेंस्ट द क्लेम ऑफ द प्लेंटिफ एनी राइट और क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ अ cause of action accruing to the defendant against the plaintiff either before or after the filing of the suit, but before the defendant has delivered his defense or before the time limited for delivering his defense has expired, whether such counterclaim is in the nature of claim for damages or not, such counterclaim must be within the pecuniary jurisdiction of the court। Rule 8 Order 6A। आइए एक बार ध्यान से इसे हम पढ़ेंगे एक एक लाइन को। A defendant in a suit may, in addition to his right of pleading a set off under Rule 6, set up by way of counterclaim against the claim of the plaintiff। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। Any right or claim in respect of a cause of action
accruing to defendant against the plaintiff either before or after the filing of the suit, but before the defendant has delivered his defense. यानी इससे पहले डिफेंडेंट अपना डिफेंस डिलीवर करे, उससे पहले काउंटर क्लेम करना है. Or before the time limited for delivering his defense has expired, whether such counterclaim is in the nature of claim for damages or not. Such counterclaim must be within the pecuniary jurisdiction of the court. Order 8 Rule 6A. आप पॉज करके इसे नोट भी करेंगे और अपना फीडबैक देंगे कि आपको समझ में आया है या नहीं. थैंक यू वेरी मच.